Good morning. My name is Ram Naresh Meena. I am Assistant Professor of Physics in Government PG College गंगापुर सिटी। आज मैं आपको अंतः केंद्रित घनीय संरचना के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल होता क्या है, तो इसको समझने के लिए हम इसको 3D स्ट्रक्चर में समझते हैं। 3D स्ट्रक्चर में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अंतः केंद्रित घनीय संरचना में एकक कोशिका के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं तथा केंद्र पर एक अन्य परमाणु होता है जो सभी 8 परमाणुओं से स्पर्श करता है। मैंने क्या बोला? केंद्र में एक परमाणु, 8 कोनों पे 8 परमाणु। जो केंद्र में जो परमाणु है, बॉडी के सेंटर में जो परमाणु है, वो इन 8 परमाणुओं को टच करता है। ये जो मैं आपके सामने ये जो 3D स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को दिखा रहा है। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब एक परमाणु अपने निकटतम कितने परमाणुओं से स्पर्श करता है। ठीक है, ठीक है। ये 8 कोनों पर 8 परमाणु है जो ग्रीन कलर में है। इसकी बॉडी पर एक ब्लू कलर में है। 8 कोनों पर 8 ग्रीन एटम लगे हुए हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो एक एटम जो ब्लू कलर का एटम है, या किसी भी कोने के एटम को ले लो या सेंटर वाले एटम को ले लो, सारे एटम 8 निकटतम परमाणुओं को स्पर्श करते हैं। क्रिस्टल संरचना में कोनों पर स्थित परमाणु आपस में स्पर्श नहीं करते। देखो, कोनों पे जो 8 हैं वो आपस में स्पर्श नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी ग्रीन को ग्रीन से टच करते हुए हम नहीं पाते हैं, लेकिन वे सभी केंद्र पर स्थित जो ब्लू कलर का जो एटम है, नीले कलर का जो एटम है, केंद्र पर स्थित परमाणु से स्पर्श करते हैं। इसका मतलब एक एटम अपने निकटतम 8 परमाणुओं से स्पर्श करता है। इस प्रकार बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का जो समन्वय संख्या होती है वो 8 होती है। गॉट इट? अब हम सभी क्यूबों को ले लेते हैं। कहने का मतलब एक क्यूब से ज़्यादा क्यूब को ले लेते हैं। तो ग्रीन वाला किस में आ गया? बॉडी के सेंटर में, और नीला कलर का उसके कोने पर। इस तरीके से एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया। अब हम जालक नियतांक को समझने के लिए हम कोई 3 एटम लेते हैं। ये 3 एटम किस प्रकार हैं? तीन एटम, ये जो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यूब हैं। 8 क्यूब में से ये वाला इस वाले एटम पर इस वाले पॉइंट पर एक एटम रखा हुआ है। ये वाला इस वाले एटम जो कि बॉडी के सेंटर में है, और ये दूसरे कोने पर लगा हुआ है। इस तरीके से 3 क्यूब आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो मुझे ज्ञात करना है कि जो लैटिस कांस्टेंट है वो कैसे निकलता है। ठीक है, तो लैटिस कांस्टेंट को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इनमें से कोई एक क्यूब ले लेता हूँ, बाकी क्यूब को हटा देता हूँ। ठीक, मैंने उसमें से ये ले लिया।
एक क्यूब ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी और उधर उस साइड में एच और सेंटर में एक एटम है। तो मुझे इस स्मॉल ए का मान जो क्यूब का जो ए और डी के बीच में मान लो या ए और बी के बीच में मान लो या बी और सी, क्योंकि क्यूब में जो डिस्टेंस है वो ए है, तो ये जो लेटिस कांस्टेंट ए का मान निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर। तो सबसे पहले इसका मान ए है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए है, ये है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं हम, ये वाला 1 2 3 ए ई डी, एक त्रिभुज लेते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं कि ए ई का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर। डी ई स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब दोबारा से हम डी ई को लेते हैं, डी ई और इस वाले पॉइंट को, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। ये डिस्टेंस आ गई मेरी 2a स्क्वायर का रूट जो लेंगे, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। दोबारा देखते हैं, डी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर। ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ए स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। इन सब के मान जब रखते हैं तो डी ए का मान कितना है, डी ए का मान है ए, डी ए ई का मान भी ए है, ई एफ का मान भी है। तो डी एफ का मान मैंने कैसे निकाला, ये 4r, अभी आपको मैं बताता हूँ 4r कैसे आया। तो ये तो समझ में आ गया होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर। डी एफ का मान हम देखते हैं कि डी एफ कैसे आया। क्योंकि हम जानते हैं कि एक एटम, एक बॉल की त्रिज्या आर है, यहाँ पर व्यास है, इसका मतलब 2r है। तो ये जो डिस्टेंस होगी, जो विकर्णता जो डिस्टेंस हो गई, उसका मान r प्लस 2r प्लस r इजकल टू 4r। तो 4r स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर इजकल टू 3a स्क्वायर। तो a का मान इन टर्म्स ऑफ r निकालते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 4r का स्क्वायर अपॉन 3, जिसका रूट लेंगे तो a बराबर 4r अपॉन रूट 3। लैटिस कांस्टेंट का मान ज्ञात हो गया। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई इसकी a गुणा a, तो b इजकल टू ए क्यू। तो ए क्यू में r 4r अपॉन रूट 3 का क्यूब, तो यह आ गया 64r क्यू अपॉन रूट 3 का 3 रूट 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में कितने एटम्स पर यूनिट में है, पर एक यूनिट में कितने हैं। चलो
अब हम निकालते हैं प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। हमें पता है कि इस यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर एक एक एटम है, तो 8 कोनों पर 8 एटम हो गए। एक इसके केंद्र में है, ये केंद्र वाला एटम इस यूनिट के सेंटर में है, तो ये किसी के साथ शेयरिंग नहीं करता, लेकिन कोने पर जो एटम है वो अपने पड़ोस के 8 क्यूओं के साथ शेयर कर रहा है। इस वाले को जब देखोगे, सेंटर पे जो क्यू है, इसका 1 2 3 4 ऊपर है, 1 2 3 4 नीचे हैं, तो इस प्रकार ये 8 क्यू के साथ शेयर कर रहा है। तो एक एटम 8 के साथ शेयर कर रहा है, तो इसका हिस्सा हो गया। एकक कोष्ठिका में कोनों पर स्थित परमाणु के लिए 1/8 भागीदारी होती है। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गए 8। इस प्रकार 8 गुणा 1/8 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, मैं उसे चेंज कर देता हूँ। जो भी एरर थी मैंने उसे चेंज कर दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या एक सेंटर में है, 8 कोनों पर 8, जिसकी भागीदारी 1/8 है, तो 8 गुणा 1/8 इज इक्वल टू टोटल हो गए 2। तो इस प्रकार प्रत्येक एकक कोष्ठिका में परमाणु की जो संख्या निकल के आती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, अंतः केंद्रित घनीय संरचना के लिए, वो निकल के आती है 2। ठीक है। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? टोटल एटम हो गए 2, एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यू। तो इस प्रकार कितना हो गया वॉल्यूम? एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन निकालेंगे तो एक एटम का जो कि स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 4/3 पाई आर क्यू। 2 टोटल आ रहे हैं एकक कोष्ठिका में, टोटल परमाणुओं की संख्या 2, तो 2 गुणा 4/3 पाई आर क्यू। आर का मान इन टर्म्स ऑफ ए रखने पर 8/3 पाई ए रूट 3/4 का होल क्यूब। तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इज इक्वल टू √3/8 पाई ए क्यू। ठीक है। अब निकालते हैं पैकिंग फैक्टर। पैकिंग फैक्टर निकालने के लिए जो फॉर्मूला है संकुलन गुणांक पैकिंग फैक्टर, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। अभी हमने निकाला एकक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन √3/8 पाई ए क्यू अपन एकक कोष्ठिका का आयतन ए गुणा ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, √3 पाई/8 इजकल टू पैकिंग फैक्टर 0.68। इट मीन्स 68% ये पैक्ड होता है। जो टोटल कोष्ठिका है उसके आयतन का कितना परसेंटेज में एटम होते हैं वो होता है पैकिंग फैक्टर। तो 68% ये फिल होता है। पैकिंग फैक्टर ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इज इक्वल टू 68%। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल की। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल को समझने के लिए सबसे पहले जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है उसी का यदि प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो वो कुछ इस प्रकार से निकलता है। ठीक है। तो फंडामेंटल वेक्टर क्या होंगे इस प्रिमिटिव यूनिट सेल के? वो कुछ इस प्रकार होंगे। ठीक है। तो फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो यहाँ इसको यदि ओरिजिन माने तो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, सी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब ध्यान से देखो, जो ए वेक्टर है वो इस कोने से, इस जो नीचे वाला क्यूब है उसका जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र है, उस डायरेक्शन में
ओ एन होगा। जो बी वाला वेक्टर है वो दूसरा क्यूब है, साइड वाला क्यूब, उसके केंद्र पर ओ पी वेक्टर होगा। एंड जो सी वाला वेक्टर है वो थर्ड नंबर के क्यूब के सेंटर की तरफ होगा, ओ एम वेक्टर। समझ में आया? तो यूनिट, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसके फंडामेंटल वेक्टर होंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये मान निकालें तो वो कुछ इस प्रकार होंगे। तो से पहले मैं केवल इनके फंडामेंटल वेक्टरों को ही लूँ तो कुछ इस प्रकार होते हैं। यदि बी वेक्टर को निकालूँ, बी वेक्टर को कैसे निकालूँ? बी वेक्टर कैसे आएगा? बी वेक्टर इक्वल टू ओ पी वेक्टर, ओ से पी वेक्टर, ध्यान से देखो, ओ पी वेक्टर, ओ पी वेक्टर को क्या मानूं? ओ से क्यू और क्यू से पी वेक्टर। ओ क्यू को कैसे निकाल सकता हूं मैं? ओ से आर, आर से क्यू, इसमें इस प्रकार टोटल बी जो वेक्टर है, बी वेक्टर है ओ बी वेक्टर इक्वल टू ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर। अब हम केवल यहाँ पे ओ आर क्यू पी वेक्टर के मान रख दें, चूँकि ओ से बाई की डिस्टेंस ए लैटिस कांस्टेंट है, ओ आर दोनों के मिड पॉइंट पर है, तो ओ से आर ए बाई 2 डायरेक्शन, ओ आर की डायरेक्शन जो होगी किस डायरेक्शन में होगा? ओ आर जो बाई की डायरेक्शन में, तो ओ आर होगा ए बाई 2 जे कैप, ए बाई 2 जे कैप। आर क्यू का मान, आर से क्यू जो एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस आई कैप, डिस्टेंस वही आधी हो गई, ए बाई 2 माइनस आई कैप, ये आर क्यू का मान हो गया। क्यू पी का मान, क्यू से पी का मान जेड डायरेक्शन में है, आधा है, तो ए बाई 2 के कैप, ए बाई 2 के कैप। इस प्रकार हम ए बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर ए मॉड्यूल ए अपॉन 2 माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप। सिमिलरली हम ए वेक्टर को भी निकाल सकते हैं, सी वेक्टर को निकाल सकते हैं, उनके मान आते हैं ए वेक्टर इक्वल टू ए बाई 2, यहाँ पे ए क्या है? लैटिस कांस्टेंट, लैटिस कांस्टेंट, ए बाई 2 आई कैप प्लस जे माइनस के कैप, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है जेड की माइनस डायरेक्शन में है, बाकी दोनों पॉजिटिव हैं। ये वाला किसकी नेगेटिव डायरेक्शन होगा? सी, वाई की नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव हैं। तो सी वेक्टर इक्वल टू ए बाई 2 आई माइनस जे प्लस के कैप। इस प्रकार अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत जो फंडामेंटल्स हैं वो मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब हम जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम निकालें तो वो कुछ इस प्रकार होगा। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम निकालें तो वो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। ए वेक्टर का मैंने मान अभी देखा, वो आता ए बाई 2 आई प्लस जे माइनस के, इसी प्रकार ए बाई 2 माइनस आई प्लस जे प्लस के, ए बाई 2 आई माइनस जे, इस तरीके से तीनों के मान ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इन दोनों को पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो इसका मान आता है ए क्यू बाई 2। तो अभाज्य कोष्ठिका का आयतन वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मैंने आज आपको क्या समझाया कि जितने भी एटम जो लगे होते हैं वो कुछ इस तरीके से लगे हुए होते हैं, जिनमें हर कोने पर एक एक एटम, तो 8 कोनों पर 8 एटम, और इसके बॉडी के सेंटर में एक और एटम लगा होता है। तो ये हो गया हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक
इसका यदि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो कोऑर्डिनेशन नंबर आते हैं इसके 8। एक जो एटम है वो 8 को टच करता है, 8 को स्पर्श करता है। ऑल क्यूबों को यदि मैं देखूं तो वो कुछ इस तरीके से हैं। तो बॉडी के सेंटर में 8, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बॉडी के सेंटर में जो सेंटर वाला ब्लू वाला कलर है वो 8 को टच कर रहा है। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक का समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गई। ठीक, अब हम निकालते हैं इसके लैटिस कांस्टेंट का मान। वो कुछ इस तरीके से निकल के आया। तो वो लैटिस कांस्टेंट A 4r/√3 और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यदि निकालें हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो वो कुछ इस तरीके से आया। इसका वॉल्यूम A गुणा A तो AQ 4r/√3 का Q तो 64r³ ठीक। इसके बाद हम निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो वो एक तो सेंटर में हो गया, 8 कोनों पे 8 है, लेकिन 8 जो कॉर्नर में वो 1/8वां हिस्सा इसके हिस्से में आता है, इस क्यूब के हिस्से में। तो 1 सेंटर वाला प्लस 8 कॉर्नर में, उसका भाग कितना आता है 1/8। तो 1/8 × 8 तो 1 + 1 = 2। तो एक कोष्ठकम परमाणु की संख्या 2 आती है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2। वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकालें हम एक कोष्ठकम में, परमाणुओं का आयतन निकालेंगे तो वो Vm√3/8 πa³। पैकिंग फैक्टर निकाला था हमने। पैकिंग फैक्टर क्या होता है? संकुलन गुणांक एक कोष्ठका में परमाणु का आयतन बत्ते एक कोष्ठिका का आयतन। तो कुछ 68% निकल के आता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसके फंडामेंटल वेक्टर निकाले थे। A वेक्टर बराबर a/2 i + j - k, B वेक्टर बराबर a/2 - i + j + k और C वेक्टर बराबर a/2 i - j + k कैप। इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल जो निकल के आया वो कुछ AQ/2। थैंक यू।